एक सगे बेटे से बढ़कर प्यार और सम्मान देने वाला भीमा शेर अपने मालिक वीरभान को अपना सब कुछ मानता था। वीरभान के लिए भी भीमा अपनी सगी औलाद से कम नहीं था। कदम कदम पर अपने मालिक वीरभान का साथ न छोड़ने वाला ये अनाथ भीमा शेर आज परिवार में वीरभान का सबसे चहेता बन गया था। महेंद्रगढ़ जंगल पर राज करने वाला वीरभान एक दौलतमंद जमींदार था। सालों की मेहनत और खून पसीना बहाकर वीरभान ने ये शान और शोहरत इकट्ठा की थी। वीरभान अनाज का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और अपनी फैक्ट्री में हर दिन हजारों क्विंटल अनाज तैयार करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया करता था। वीरभान के परिवार में उसकी पत्नी रुमझुम और 2 भाई रवि और शमशेर सब मिलजुल कर उस परिवार में रहा करते थे। वीरभान की अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अपने दोनों छोटे भाई वीरभान के लिए उसके सगी औलाद से कम नहीं थे। माँ बाप के देहांत के बाद वीरभान ने अकेले ही अपने दोनों छोटे भाइयों को बड़े लाड़ प्यार से पाला और आज उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। एक बार वीरभान के बड़े भाई रवि को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन वो अपने बड़े भाई से पैसे मांगने में झिझक रहा था। तब भीमा को ये बात पता चली। तब उसने वीरभान को अकेले में ये बात बताई। वीरभान ने अपने भाई रवि को अपने पास बुलाकर उसे 10,000 रुपए दिए। ये लो रवि, मैंने सुना तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है, ये पैसे तुम अपने पास रखो। लेकिन बड़े भैया, आपको कैसे पता लगा कि मुझे पैसों की जरूरत है? रवि, हमारे परिवार में इन सब मोतियों को एक साथ जोड़ने वाला सिर्फ एक ही धागा है और वो है भीमा। ये सब मुझे भीमा ने बताया। ये हम सबका बहुत ख्याल रखता है। हर साल की तरह इस साल बड़े व्यापारी और कारोबारियों की बैठक में पास के सभी जंगलों के लिए एक प्रधान का चुनाव होने जा रहा था, जिसके लिए वीरभान इस साल एक उम्मीदवार था। वीरभान अपनी फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग में बिजी था। तभी इतने में भीमा वीरभान के लिए खाना लेकर पहुंचता है। माफ करना मालिक, मैं आपके लिए खाना लाने में थोड़ा लेट हो गया। ये आपका खाना खाने का वक्त है। हाँ भीमा, मैं ये मीटिंग खत्म करके अभी तुरंत खाना खाता हूँ। नहीं मालिक, पहले आप खाना खा लीजिए। माफ करना मालिक, तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुम भी जाकर कुछ खा लो और मेरे मालिक को भी खाना खाने दो। हाँ, तुम दोनों भी जाकर खाना खा लो। ये भीमा आज मुझे खाना खिलाकर ही रहेगा। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन एक बात कहूँ, एक मामूली से नौकर को इतना सता चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। चीता की ऐसी बात सुनकर वीरभान गुस्से से भर जाता है। चीता, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीमा को एक नौकर कहने की, जिसे तुम मेरा नौकर कह रहे हो? ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा सब कुछ है। इसके साथ मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन ये मेरे लिए मेरे सगे भाइयों से बढ़कर है। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन आपने आज तक नहीं बताया आखिर ये भीमा कौन है? मैं बताता हूँ मालिक। भीमा वो अनाथ है जिसे आज से 18 साल पहले मेरे मालिक ने गोद लिया था। मैं गरीब जानवरों के लिए राशन बंटने वाली लाइन में लगकर भूख और प्यास से एक सहारे के लिए तड़प रहा था। तभी मालिक की नजर मेरे ऊपर पड़ी। अरे बेटा, कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सेठ जी, ये बच्चा अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हर रोज यहीं आकर अपना पेट भरता है। भालू, अगर ऐसी बात है तो आज से ये बच्चा मेरे पास रहेगा। मैं इस बच्चे को गोद लेता हूँ। आज से ये अनाथ नहीं है। उस दिन मालिक ने मुझे गोद में लेकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं उनका ये एहसान आज तक नहीं भूला। बचपन से आज तक जो प्यार इन्होंने मुझे दिया वो मुझे अपने सगे माँ बाप से भी नहीं मिला। तो कुछ ऐसा था भीमा का अपने मालिक वीरभान के लिए प्यार। अगले दिन जंगल में आसपास के सभी व्यापारी जानवरों की प्रधान के चुनाव के लिए एक बैठक होती है। तब भालू उस सभा में एक ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस साल आसपास के सभी जंगलों से प्रधान व्यापारी के चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक है महाराज धनराज, जो पिछले 8 सालों से इस कुर्सी को संभाले हुए हैं, और दूसरे हैं महाराज वीरभान, जो पहली बार इस कुर्सी के लिए खड़े हुए हैं। और इस बार इस चुनाव में महाराज धनराज को 11 वोट मिले हैं और महाराज वीरभान को 13 वोट मिले हैं। इसलिए ये चुनाव महाराज वीरभान ने जीता है और आज से हमारे नए प्रधान महाराज वीरभान हुए। अब मैं महाराज धनराज से अनुरोध करूंगा कि वो फूलों की माला हमारे नए प्रधान वीरभान को पहनाएं। धनराज बाग वीरभान को फूलों की माला पहनाता है। धनराज बाहर से सबके सामने खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी हार से बहुत गुस्से में था। धनराज गुस्से में अपने ठिकाने पर आता है। वीरभान का वो कर्मचारी
चीता धनराज के पास जाकर उससे कहता है, महाराज मैं समझ सकता हूँ, 8 साल से जिस कुर्सी पर आप कब्जा जमाए हुए थे, आज एक पल में उसके छिन जाने से आपको कितना दुख हुआ होगा। लेकिन महाराज इसमें आप भी क्या कर सकते हैं, ये कुर्सी बड़ी बेवफा है, ये आज उसके पास है तो कल वापस आपको मिल जाएगी। नहीं चीता, परेशानी की बात यह है कि तुम्हारा ये कल पूरे 1 साल बाद आएगा, और अगर इस 1 साल के अंदर वीरभान को ये पता चल गया कि मैंने इन 8 सालों में व्यापारियों के माल से आने वाले पैसों में घपला किया है, तो वो मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा और मुझे जेल भी हो सकती है। महाराज आप धनराज से खामखा डर रहे हैं। नहीं चीता, मैं धनराज से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी से डरता हूँ। धनराज हमेशा से मेरे काम में दीवार बनकर मेरे सामने आ जाता है। वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। वो हर साल अपनी फैक्ट्री में मुझसे ज्यादा माल तैयार करता है और उसे ऑर्डर भी ज्यादा मिलते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फैक्ट्री पर तो ताला लग जाएगा। महाराज जिंदगी भर 2000 की नौकरी ना करनी पड़े, इसके लिए ही मैंने आपके साथ हाथ मिलाया है। हर काम में महाराज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप क्या चाहते हैं? बर्बादी। मैं वीरभान की बर्बादी चाहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ तुम बस वैसा करो। उस वीरभान को आसमान से उठाकर जमीन पर न ला दिया तो मेरा नाम धनराज नहीं। अगले दिन चीता महाराज वीरभान के पास आता है। महाराज बाजार से सबसे पैसा उठा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 50 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। पास के एक जंगल में कुमार ठाकुर हैं, जो हमें इतना कर्जा देने को तैयार हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम के लिए बदले में सुरक्षा चाहते हैं। चीता, अगर ऐसी बात है तो सुरक्षा के लिए मेरा जंगल गिरवी रख दो और कुमार ठाकुर के पास जाकर उससे पैसे ले आओ। वहीं पास में खड़ा भीमा वीरभान की बातें सुन रहा था। भीमा वीरभान के पास आता है। मालिक मालिक, ये आपने क्या किया? आपने अपने जंगल को गिरवी रख दिया। भीमा, मैंने अपने जंगल को गिरवी रखा है, बेचा नहीं है। और भीमा एक व्यापारी किसान की तरह होता है। जैसे एक किसान फसल के कटने पर अपना कर्जा चुकाता है, वैसे ही हम हमारे माल बिकने पर उसका सारा कर्ज वापस कर देंगे। तब अगले दिन कुमार ठाकुर का एक सिपाही एक संदूक लेकर और कागजात लेकर उसके पास आता है। वीरभान जंगल के कागजात पर दस्तखत करके उस सिपाही से पैसे ले लेता है। एक दिन धनराज वीरभान से मिलने उसकी फैक्ट्री पर आता है। वीरभान, मैंने सुना है तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। धनराज, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा व्यापारी ऐसा बेईमानी का काम करेगा। तुमने व्यापारियों के पैसों में हेराफेरी की और अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया। वीरभान, कुर्सी का फायदा कौन नहीं उठाता? ये दुनिया बेईमानी से चलती है। कुछ ले देकर इस मामले को यहीं रफा दफा करो। और मैंने सुना है तुमने कुमार ठाकुर से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया है और बदले में अपने जंगल को गिरवी रखा है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं तुम्हारा वो सारा कर्ज इसी समय चुका सकता हूँ और तुम्हें अपना जंगल गिरवी रखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वीरभान धनराज पर एक जोरदार हमला करता है। वीरभान, तुमने मेरे ऊपर हमला किया। हाँ धनराज, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है। अब इसी समय यहाँ से चले जाओ। तब धनराज गुस्से से भरकर वहाँ से चला जाता है। वीरभान, तुम्हारे इस हमले का जवाब मैं ब्याज सहित तुम्हें जल्द वापस करूंगा। उस आधी रात अंधेरे में काली चादर ओढ़े कुछ बाघ मानव वीरभान की फैक्ट्री के बाहर आकर उसकी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब वीरभान को इसका पता लगा तो वीरभान फौरन अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरभान की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। फैक्ट्री में आग लगने से उस रात वीरभान का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। ये देखकर वीरभान बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह चीता धनराज के पास आता है। चीता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था। जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तब तक तुम यहाँ दिखाई मत देना। सेठ जी, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि कल रात हुई घटना की जंगल में जोरों शोरों से जांच चल रही है। कहीं ऐसा ना हो इस घटना की असलियत सबके सामने आ जाए। नहीं चीता, ऐसा कभी नहीं होगा। ये राज ही रहेगा। तुम कुछ दिनों के लिए इस जंगल से गायब हो जाओ। हाँ सेठ जी, आपको बधाई हो, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। नहीं चीता, मैं अपने मकसद में उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन मैं धनराज के जंगल पर अपना कब्जा कर लूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ वीरभान को जख्म दिया है, अभी उस पर नमक छिड़कना बाकी है। उधर एक दिन गुफा पर खड़े रवि और शमशेर आपस में बातें कर रहे थे। भाई, बड़े भैया की फैक्ट्री में आग लगने से उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है और इस समय उनके सर पर लाखों का कर्जा भी है। भाई, हमारा कारोबार इस समय सही चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भैया का सारा कर्ज हमारे ऊपर आ जाए।
अगले दिन जंगल के कुछ व्यापारी अपना कर्ज मांगने के लिए वीरभान के पास आते हैं। वीरभान, तुमने हम सबको जो पैसे देने का समय दिया था वो अब पूरा हो गया है, अब हमें हमारा पैसा चाहिए। देखिए भाइयों, मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, लेकिन इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम सबकी पाई पाई चुका दूंगा। तब जानवर आपस में बात करके एक फैसला करते हैं। ठीक है वीरभान, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन तुम्हें इसके लिए इन गारंटी के दस्तावेज पर दस्तखत करने होंगे। वीरभान उन दस्तावेजों को अपने भाइयों के सामने रखता है। शमशेर, रवि, इन पर दस्तखत कर दो ताकि इनको विश्वास हो जाए। भैया, इन दस्तावेजों पर दस्तखत करके आप किस किस को आश्वासन देंगे? रवि, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? भैया, नया कारोबार शुरू करना और पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आप समय पर इन सभी का कर्जा न चुका पाए तो हमारा क्या होगा? भैया, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगा, आप इन्हें अपनी दिवालिया होने की अर्जी दे दीजिए और इस मामले को खत्म कीजिए। अपने सगे भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वीरभान को बहुत दुख होता है। वीरभान दुखी होकर उन दस्तावेजों पर साइन करके खुद को जंगल में दिवालिया घोषित कर देता है। एक रात वीरभान भीमा के साथ अपनी फैक्ट्री पर आता है। वीरभान अपनी चली हुई फैक्ट्री को देखने लगता है। क्या हुआ मालिक, आप क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ भीमा, किसी को आसमान से जमीन पर गिरने में कितना कम समय लगता है। मालिक, इस समय इस जली हुई फैक्ट्री का जो हाल आप देख रहे हैं, ऐसा ही हाल दुख और परेशानी में हो जाता है। चलिए मालिक, घर चलिए, घर पर सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह वीरभान अपने दोनों भाइयों से कुछ पैसे उधार मांगता है। देखो भैया, बात कुछ ऐसी है, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है। अगर हम ऐसे ही पैसे लुटाते रहे तो हम क्या खाएंगे? उस समय भीमा ये सब देख लेता है। तब भीमा अपने पास रखा कुछ सामान का बक्सा लेकर एक जमींदार को बेच देता है और बदले में उससे कुछ पैसे लेता है। उस रात रवि और शमशेर दोनों मिलकर वीरभान की पत्नी रुमझुम शेरनी की जेवरात चुरा लेते हैं और अगली सुबह चोरी का इल्जाम भीमा पर लगाते हैं। देखा भैया, जिस 2 कौड़ी के नौकर को आपने सर पर बिठा रखा था, आज उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। ये गद्दार हमारी थाली में खाता है और उसी में छेद करता है। भीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या वो जेवरात तुमने चुराए हैं? नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तभी भीमा के पास से कुछ पैसे निकलते हैं। देखा भैया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगर इसने चोरी नहीं की तो इसके पास ये पैसे कहाँ से आए? चोरी इसी ने की है। ये पैसे इसके पास उन गहनों को बेच कर ही आए हैं। भीमा के पास पैसे देखकर वीरभान भी भीमा को चोर समझ लेता है। भीमा, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बरसों की परवरिश का ये सिला दिया। तूने आज मेरे प्यार को बदनाम किया है। चला जा यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा मासूम भीमा चिल्ला चिल्ला कर उस समय सबको अपने निर्दोष होने की गुहार लगाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हताश और निराश होकर भीमा वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या भीमा वापस लौटकर अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित कर पाता है और वीरभान के सगे भाई अब उसके साथ और क्या कुछ करने वाले हैं। ये सब देखने के लिए कहानी के अगले भाग को जरूर देखें।